नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 7 और 8। आज के इस क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका ये सिलेबस जो है बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का। तो इसके बाद आप बताइए किस सब्जेक्ट की जो है क्लास स्टार्ट किया जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ है आपके लिए 25 और 26 एग्जाम के लिए, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का है। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसमें पढ़ना होता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक, तो काफ़ी जो हमने 6 यूनिट इसमें कंप्लीट कर लिया, 7 और 8 इसमें आज कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम देख लीजिए और ये चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो 7 यूनिट में पढ़ना है प्रशासन और नीति निर्माण। तो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे भूमिका। तो भूमिका में स्वतंत्र भारत में प्रशासन और नीति निर्माण का आपसी संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। जहां नीति निर्माण के देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को निर्धारित करता है, वहीं प्रशासन उन नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। इस प्रकार नीति निर्माण और प्रशासन शासन व्यवस्था के दो अभिन्न स्तंभ हैं। तो यहाँ पर नीति निर्माण की परिभाषा देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे नीति निर्माण का अर्थ क्या होता है। सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तैयार किया गया ऐसा समन्वित कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं और क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश तय किए जाते हैं। ठीक, तो डेविड स्टर्न के अनुसार इन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। नीति निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लेते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर प्रशासन की परिभाषा देखना है। एल.डी. व्हाइट के अनुसार देखेंगे, प्रशासन सरकार का वह कार्य है जिसके माध्यम से नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। अर्थात प्रशासन वह यंत्र है जो नीति को वास्तविक रूप देता है। ठीक, फिर यहाँ पर अगला पॉइंट नीति निर्माण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखेंगे नीति निर्माण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसे निम्न चरणों में बांटा जा सकता है। तो पहला यहाँ पर दिया गया समस्या की पहचान। आप समस्या की जो पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। समाज या शासन से संबंधित समस्या को पहचानना पहला कदम है। दूसरा है विकल्पों का निर्माण। तो यहाँ पर हो गया समस्या के समाधान हेतु विभिन्न विकल्प तैयार किए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं तीसरा जो है यहाँ पर है विकल्पों का मूल्यांकन। तो प्रत्येक विकल्प के लाभ हानि का विश्लेषण किया जाता है। नीति का चयन। तो नीति का जो चयन है किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे यह जो है सर्वश्रेष्ठ विकल्प को नीति के रूप में अपनाया जाता है। और नीति का क्रियान्वयन। तो यहाँ पर देखेंगे प्रशासनिक तंत्र द्वारा नीति को व्यवहार में लागू किया जाता है। छठा पॉइंट है नीति का मूल्यांकन। तो नीति के परिणामों की समीक्षा की जाती है ताकि आवश्यक सुधार किए जा सके। यहाँ पर है नीति निर्माण में प्रशासन की भूमिका। इसके लिए यहाँ पर है जानकारी और तथ्य उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी नीति निर्माताओं को आवश्यक आंकड़े, रिपोर्ट और सर्वेक्षण उपलब्ध कराते हैं। दूसरा पॉइंट है नीति का प्रारूप तैयार करना। तो मंत्रालय और विभागों के अधिकारी नीति के प्रारूप तैयार करते हैं। सलाह और विशेषज्ञता प्रदान करना। तो ब्यूरोक्रेसी अपनी विशेषज्ञता से नीति निर्माण की सहायता करते हैं, नीति निर्माण में जो है सहायता करते हैं। चौथा पॉइंट है नीति का क्रियान्वयन और निगरानी। तो प्रशासन नीतियों को लागू करता है और उनके परिणामों की निगरानी करता है। प्रतिक्रिया देना। तो यहाँ पर हो गया आपका प्रशासन वह जानकारी देता है जो कि नीति जो है जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। नीति जो है इसका क्या प्रभाव जनता पर पड़ता है। फिर भारत में नीति निर्माण की संस्थाएं। तो पहला हो गया आपका संसद, यानी कि जो पार्लियामेंट है, कानून निर्माण के माध्यम से नीति का निर्धारण करती है। मंत्रालय, यहाँ पर हम मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद देखेंगे नीति संबंधी निर्णय लेती है और क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करती है। तीसरा है नीति आयोग। तो राष्ट्रीय विकास नीतियों की योजना और समन्वय करता है। विभाग और मंत्रालय। तो विभाग और मंत्रालय में अपने अपने क्षेत्रों में नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करते हैं। पांचवा पॉइंट है नागरिक समाज एवं मीडिया जनता की राय बनाकर नीतियों को प्रभावित करते हैं। प्रशासन और राजनीति के संबंध। तो इसमें जो प्रशासन और राजनीति के संबंध है किस प्रकार से, यहाँ पर देखेंगे नीति निर्माण और प्रशासन में राजनीति का गहरा प्रभाव होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे राजनीतिक नेतृत्व दिशा प्रदान करता है और
प्रशासन नीति को व्यवहार में लागू करता है। दोनों मिलकर जो है शासन व्यवस्था का आधार बनाते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है कि राजनीति राजनीति जो है नीति बनाती है और प्रशासन उसे लागू करता है। फिर अगला पॉइंट है नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। तो आर्थिक स्थिति और संसाधन, जनमत और मीडिया, राजनीतिक विचारधारा, ब्यूरोक्रेसी का जो है दृष्टिकोण, और यहाँ पर हो गया वैश्विक परिस्थितियां। भारत में नीति निर्माण से जुड़ी चुनौतियां भी दी गई हैं। तो इनमें देखेंगे नौकरशाही की जटिलता और धीमी प्रक्रिया, भ्रष्टाचार और जवाबदेही का अभाव, लोक हित से अधिक राजनीतिक हितों की प्राथमिकता होती है, तकनीकी और प्रशासनिक विशेषज्ञता जो है इसकी कमी होती है, क्रियान्वयन में पारदर्शिता का अभाव होता है। नीति निर्माण को प्रभावी बनाने के उपाय। तो प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता जो है बढ़ाना, तकनीकी विशेषज्ञों और विद्वानों की भागीदारी बढ़ाना, जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना। चौथा पॉइंट है ई गवर्नेंस और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, नीति आयोग और संसद के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। और लास्ट पॉइंट है इस यूनिट का निष्कर्ष। तो नीति निर्माण और प्रशासन लोकतांत्रिक शासन के दो आधार स्तंभ हैं। जहां नीति निर्माण से शासन की दिशा तय होती है, वहीं प्रशासन से उसे वास्तविक रूप मिलता है। दोनों का समन्वय जितना बेहतर होगा, शासन उतना ही प्रभावी और पारदर्शी लोकहितकारी बनेगा। ठीक, अब ऐसे स्टार्ट होता है आपका यूनिट नंबर 8, जिसमें पढ़ना है भारत में वर्तमान राजनीतिक मुद्दे, यानी कि करंट पॉलिटिकल इश्यू इन इंडिया। ठीक, तो भूमिका पहले इसमें भी देखा जाएगा। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां विविधता में एकता इसकी सबसे बड़ी पहचान है। फिर भी भारतीय राजनीति अनेक चुनौतियों और मुद्दों का सामना कर रही है, जैसे भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण नीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। इन मुद्दों को समझना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की गहराई को जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है यहाँ पर भारत के प्रमुख समसामयिक राजनीतिक मुद्दे। तो पहला है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार जो है भारतीय राजनीति की सबसे गंभीर समस्या है। यह प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास की कमी उत्पन्न करता है। चुनाव में धन बल का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे नीति निर्माण जो है इसमें जनहित की उपेक्षा होती है। समाधान किस तरीके से इसका किया जा सकता है? तो सशक्त लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाएं, पारदर्शी प्रशासन और ई गवर्नेंस, नागरिक भागीदारी और सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई का प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, दूसरा है जातिवाद और सांप्रदायिकता। तो जातिवाद और सांप्रदायिकता के अंतर्गत जाति आधारित राजनीति ने लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर किया। सांप्रदायिकता और धार्मिक ध्रुवीकरण समाज को विभाजित करता है। इसके लिए भी समाधान दिया गया। तो शिक्षा और सामाजिक चेतना इसके लिए आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता की नीति का सख्ती से पालन करना, चुनाव सुधार और विचारधारात्मक राजनीति को प्रोत्साहन देना। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है गठबंधन राजनीति। तो ये जो गठबंधन राजनीति होते हैं, यहाँ पर देखेंगे 1990 के भारत में गठबंधन सरकारों को दौर शुरू हुआ। यह विविधता का प्रतीक तो है, परंतु नीति निर्माण में अस्थिरता लाता है। अब इसका समाधान देखेंगे कैसे किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना, दलीय अनुशासन और नीति स्थिरता सुनिश्चित करना, धन और अपराध का राजनीति में प्रभाव। तो चुनाव में धन और बाहुबल का प्रयोग लोकतंत्र को दूषित करता। अपराधी प्रवृत्तियों के लोग संसद और विधानसभाओं तक पहुंच जाते हैं। समाधान है यहाँ पर चुनाव आयोग को अधिक अधिकार, दलीय उम्मीदवारों की पारदर्शी जांच, मतदाताओं में राजनीतिक जागरूकता। ठीक, पांचवा महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी। तो यहाँ पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अब भी सीमित है। संसद और विधानसभाओं में आरक्षण पर लंबी बहस चल रही है। समाधान इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पर राजनीतिक आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान, महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन, लैंगिक समानता पर शिक्षा और नीति का विस्तार। फिर है छठा पॉइंट वैश्वीकरण और राजनीति प्रभाव। ठीक, तो वैश्वीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दोनों को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण यानी कि अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों को प्रभावित किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव नीति निर्माण में देखा जा सकता है। ग्रामीण और शहरी भारत के बीच आर्थिक विषमता जो है बढ़ चुकी है। फिर समाधान तो आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियां, स्थानीय उद्योगों और श्रमिक वर्ग की सुरक्षा। सातवां पॉइंट है
पर्यावरण और विकास नीति। ठीक, तो तेज औद्योगिकरण और नागरीकरण ने पर्यावरणीय संकट को जन्म दिया। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी प्रमुख मुद्दे हैं। ठीक, समाधान सतत विकास की नीति अपनाना, पर्यावरण संरक्षण और कानूनों का जो है सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। 8वां पॉइंट, राजनीतिक हिंसा और अलगाववाद। तो इसमें देखेंगे उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में हिंसा और अलगाववाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। इनसे राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। इसके लिए भी यहाँ पर देखेंगे समाधान, इसका जो है समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। संवाद और विकास आधारित समाधान, स्थानीय लोगों की भागीदारी और विश्वास निर्माण। 9वां पॉइंट है लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण। तो संसद, न्यायपालिका, मीडिया और नौकरशाही पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है। नीति निर्माण में जनमत की भूमिका कमजोर हो रही है। समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, तो संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, मीडिया की निष्पक्षता और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना। ठीक, 10वां पॉइंट यहाँ पर दिया गया है तकनीकी क्रांति और डिजिटल राजनीति। सोशल मीडिया राजनीति का नया मंच बन चुका है। इसका दुरुपयोग भी बढ़ा है, जैसे फेक न्यूज, ट्रोलिंग और जनमत को प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, समाधान है डिजिटल साक्षरता और नैतिक मीडिया तैयार करना, साइबर कानूनों का सख्त पालन करना। निष्कर्ष, ये आपका लास्ट पॉइंट है। भारत की राजनीति एक गतिशील प्रक्रिया है जो समय और समाज के साथ बदलती रहती है। भले ही इसके सामने अनेक चुनौतियां हैं, परंतु लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, नागरिकों की भागीदारी और पारदर्शी प्रशासन इससे जो है निरंतर सशक्त बना रहे हैं। अगर नागरिक और नेतृत्व दोनों अपनी जिम्मेदारी समझें तो भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए एक आदर्श बन सकता है। ठीक, तो ये जो क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।